स्टडी विद फोकस में आप सभी का स्वागत है। मैं इस प्रैक्टिस सेट में साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो रेलवे के विभिन्न ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए इसे आप समझने की कोशिश करें और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। यहाँ पे औसत वेग को प्राप्त करना है। ये औसत वेग क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और एक होता है वेलोसिटी और एक होता है स्पीड। वेलोसिटी क्या हो गया? वेग हो गया। और स्पीड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वेग जो होता है एक सदिश राशि होती है और चाल जो होता है वो अदिश राशि होता है। और वेग किससे रिलेटेड है? विस्थापन से, डिस्प्लेसमेंट से। और चाल किससे रिलेटेड है? दूरी से, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो वेग को अगर हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेग को अगर v से रिप्रेजेंट करते हैं तो v बराबर अगर d/t मैंने लिखा, d क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और t हो गया समय। तो सबसे पहले समझना है कि ये विस्थापन होता क्या है। तो मैं इसे आसान तरीके से समझाता हूँ कि मैंने 2 पॉइंट लिया, एक A और दूसरा B। तो कोई A से चलना प्रारंभ किया और वो B तक गया और B से जाने के बाद वह पुनः एक इस पॉइंट पे पहुंचा। तो पहले इसने A से प्रारंभ किया था, B तक गया और B के बाद फिर इस पॉइंट पे पहुंचा। इसका मतलब फाइनल पॉइंट A C हो गया। ठीक है, फाइनल पॉइंट C हो गया। तो अगर कोई पूछेगा कि इसने A से C तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय की, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको लिख दिया 10 मीटर और इसको लिख दिया 15 मीटर। ठीक है, तो पहले A से B तक गया, तो A से B तक की टोटल दूरी कितनी है? 15 और 10 25 हो गया। और फिर वापस वो कहाँ आया? C तक। तो इसके बाद इसकी टोटल दूरी जो हो जाएगी कितना हो जाएगी? वो 40 मीटर हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। तो मैंने जितना दूर गया हो मैंने सारे को ऐड कर दिया। पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, ये दूरी हो गई। लेकिन अगर पूछे इसमें विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन की सिंपल सी परिभाषा है कि 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को, मतलब वो कहीं इनिशियल पोजीशन से वो गया और कोई फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, तो उन दोनों स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, तो इसका इनिशियल पोजीशन प्रारंभिक अवस्था क्या था? इस A पॉइंट था और ये फाइनल फिर वो कहाँ तक पहुंचा? B से होते हुए फिर फाइनल C तक पहुंचा। तो लेकिन फाइनल इसका C है और इनिशियल A है, तो इन दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी कौन है? यही है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो जाएगा? विस्थापन कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो मैंने इसमें समझाया
ये ए पॉइंट था, ए बी, और ये फिर पहले चला ए से बी तक गया, फिर वापस लौट कर कहाँ पहुँचा, सी तक। तो दूरी क्या हो गया, यहाँ से पहुँचा बी और बी से सी, ये टोटल दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या दो पोजीशंस जो है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, वो कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, तो उसका न्यूनतम दूरी। तो चला था ए से, लेकिन फाइनली कहाँ पहुँचा था, सी के पास ही। तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितना हो गया, जो ए दूरी होगा वो विस्थापन होगा, और दूरी टोटल कौन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। उसी ढंग से जब वो तैर करके एक पोजीशन से गई बी तक और फिर वापस बी से कहाँ चली आई, ए तक, मतलब जहाँ से वो दो बार में टोटल 360 मीटर की दूरी तय की और जहाँ से चली थी वापस वहीं पहुँच गई, तो उसकी दूरी तो 360 मीटर हुई, लेकिन चूंकि वो जहाँ से चली उसका इनिशियल पोजीशन जो ए था और फाइनल पोजीशन भी वही हो गया, मतलब जहाँ से चली वहीं पे वो पहुँच गई। तो चलने वाला स्थान और पहुँचने वाला स्थान दोनों सेम है, अर्थात दोनों के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी क्या हो गई, न्यूनतम दूरी। इसमें दो दूरी हो रहा है, एक जो ए से चली फिर बी पहुँची और फिर वहाँ, तो ये दूरी अधिकतम तो दूरी इधर का हो गया, लेकिन न्यूनतम दूरी चूँकि जहाँ चली थी वहीं पहुँच गई, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी हो जाएगा। और जो कि उसी को न्यूनतम दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, और वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जब विस्थापन को शून्य रखा जाएगा तो यहाँ पे जो उसका वेग होगा, वेलोसिटी जो होगा, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका पहला चॉइस ये क्या होगा, सही आंसर होगा। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का या चाल का भी सेम होता है, चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। अब वेग किससे रिलेटेड है, विस्थापन से, और चाल किससे रिलेटेड है, दूरी से। चाल जो रिलेटेड है वो दूरी से। इसी का अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अब मैंने एक सर्किल लिया, कोई इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और फिर फाइनल कहाँ पहुँच गया, इसी पॉइंट पे पहुँच गया। यहाँ पे पूछेगा विस्थापन कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस स्थान पे चलना शुरू किया वहीं पे पहुँच गया, अर्थात दोनों स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि वहीं पहुँच रहा है। तो विस्थापन, दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लेकिन इसका दूरी अगर पूछा जाए तो ये तो इसने यहाँ से चलना शुरू किया फिर यहाँ पहुँचा, मतलब ये पूरा वो तय किया, इसका दूरी, इसका जो परिधि होता है उसके बराबर हो जाएगा 2πr। ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेग पूछा जाए तो 0 बटा टाइम विस्थापन बटा समय, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर चाल पूछा जाए तो 2πr और बटा समय, ये इसका क्या हो जाएगा, चाल होगा। ठीक है। तो वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, और विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। देखिए, बल और विस्थापन के बीच एवं वर्क के बीच जो रिलेशन है वो ये है। वर्क बराबर जो होता है वर्क बराबर जो होता है F डॉट डी। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। कार्य जो होता है बल का और विस्थापन का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डी कॉस थीटा। ये डब्लू बराबर, ये फार्मूला हो गया। तो बल, विस्थापन और कार्य में यही रिलेशन है। तो यहाँ पे 20 जूल कार्य करता है। डब्लू का मान कितना रखा है, 20। फोर्स का मान कितना रखा है, बल का, ये भी 20 न्यूटन। दोनों एसआई यूनिट में है। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित जो किया गया है, मतलब विस्थापन जो है वो कितना है, 2 मीटर और गुने कॉस थीटा। यहाँ पर जब ये कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर हाफ आ जाएगा। कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, इसको कट करने के बाद हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा, ये हाफ, कितने डिग्री कॉस थीटा का मान हाफ होता है, तो ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान। कितना डिग्री, 60। तो यहाँ से कॉस कॉस ये हो गया, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ से थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है। तो इसमें हमें ये जो बल, विस्थापन और वर्क होता है उसके बीच का जो रिलेशन है ध्यान रखना है। तो डब्लू बराबर कितना होता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या हो गया, बल हो गया, डी विस्थापन हो गया, और कॉस थीटा जो हो गया दोनों के बीच का एंगल। तो डब्लू का मान जो दिया हुआ था 20 जूल, और ये मैंने रख दिया 20, और कॉस थीटा फाइनली हाफ आया। तो कॉस थीटा का हाफ वैल्यू कब आता है, वो कॉस 60 के लिए। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री इसका आंसर होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो बल और त्वरण के बीच का रिलेशन क्या है, यह है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो फोर्स का मान, जब 21 न्यूटन के बल को 21 न्यूटन दिया हुआ है, मास 3 किलोग्राम दिया हुआ है, और इसमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। ए का मान कितना हो गया, 7, और यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। तो इसमें बल, फोर्स और त्वरण के बीच का जो रिलेशन है उसको ध्यान रखना। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन चौथा है, उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है, मतलब कौन सा सटीक है क्वेश्चन जो होगा। तो सबसे नीचे जो होता है वो प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग उत्पादक कहते हैं, फिर उसको खाने वाले को क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, उसको खाने वाले को क्या कहते हैं, मांसाहारी। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, ओजोन अक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को अपनाया गया। तो ओजोन अक्षय का जो हो रहा था, तो उसके लिए जो पदार्थ रिस्पॉन्सिबल थे उसको अक्षय करने में, तो उनको जो नियंत्रित करना था, जैसे मेनली CFC से ज़्यादा अफेक्टेड होता है, तो उसके लिए जो रणनीति जो बनाई गई और उसके लिए जो वैश्विक समझौते किए गए वो कहाँ पे किए गए थे, तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, ये दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। इसके अलावा इसमें जो और दिया हुआ है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये जनरली किस चीज़ के लिए था, तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग जिसके चलते हो रहा था, वो कहाँ किया गया था उसके लिए, वो क्योटो प्रोटोकॉल में उसके थ्रू किया गया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, ग्रीन हाउस जो गैसेस थी उसको कंट्रोल करने के लिए। जबकि ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा था, ओजोन लेयर में जो अपक्षय हो रहा था, तो उनमें जो गैस रिस्पॉन्सिबल थे उनके नियंत्रण के लिए कहाँ किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड ऑक्साइड प्लस HCl से क्या बन रहा है, लेड क्लोराइड प्लस H2O। समीकरण पर ध्यान दें, उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के मोल्स की आवश्यकता होती है। तो PbO जो हम लोग देख रहे हैं, लेड और ऑक्सीजन, यहाँ भी एक लेड है और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे ये लिखने में मिस्टेक हुआ, H2 यहाँ पे है और ये Cl2 है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि Cl कितना है, 2 है, और यहाँ पे Cl कितना है, सिंगल। तो ये यहाँ से अगर यहाँ पे 2 किया जाए, यहाँ पे 2 करने पे, तो अब Cl की संख्या इधर भी 2 और इधर भी 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यहाँ पे HCl, अगर मैंने HCl लिखा, इधर जो भी संख्या लिखाता है वो क्या किसको सूचित करता है, मोल्स को। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, छठा का 2 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो CO2, तो ये हो गया CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। तो CO2 के 1 मोल में, मतलब सिंगल अगर कुछ नहीं है तो ये कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया, ठीक है। तो 1 मोल बराबर जो संख्या जो सूचित करता है वो होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, CO2 क्या है, एक कंपाउंड है, एक क्या है, यौगिक है। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो यहाँ पे एक अणु भी दिया हुआ है, एक परमाणु भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल बराबर संख्या में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, इतने कण से बना होता है। लेकिन एक कण क्या होगा, चूँकि CO2 है और CO2 एक यौगिक है, तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं,
अणु कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10⁻23 अणु। ये तीसरा नंबर। इसका जो आंसर होने जा रहा है वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर। ठीक है, ये कैमा क्वेश्चन था, 7वां। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक यौगिक है, इसका सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रह जाता सिर्फ कार्बन, कार्बन के एक मोल में क्या होता है? तो कार्बन एक तत्व होता है। कार्बन एक क्या होता है? तत्व होता है। और तत्व का सूक्ष्म कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो वहाँ पे फिर ये आंसर होता। लेकिन यहाँ पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक मोल बराबर तो जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर ये संख्या होती है। लेकिन अब अणु होगा या परमाणु, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? क्योंकि ये यौगिक है, सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, इसलिए ये तीसरा आंसर होगा। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन पे। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी। देखिए, अगर मैंने लिखा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, अगर मैंने लिखा 1 मोल एल्युमिनियम, क्या लिखा है? 1 मोल एल्युमिनियम। तो मोल जो होता है एक रासायनिक यूनिट होता है, जिसका मान संख्या के रूप में भी होता है। जैसे 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23। जैसे दर्जन बराबर क्या होता है? 1 दर्जन बराबर 12। उसी ढंग से 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23 संख्या के रूप में। लेकिन दर्जन सिर्फ संख्या बतलाता है, जबकि मोल क्या है? संख्या भी बतलाएगा, उसके अलावा वेट को भी बतलाएगा, और तीसरा वॉल्यूम को भी STP पे बतलाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो 1 मोल बराबर तो एल्युमिनियम अगर मैंने लिखा है, एल्युमिनियम सिंगल फॉर्म में ये एक तत्व है। इसका सूक्ष्म कण को क्या बोलेंगे? परमाणु कहते हैं। इसके सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। कोई यौगिक रहता तो उसका सूक्ष्म कण को क्या कहते? अणु कहते। ठीक है, तो 1 मोल एल्युमिनियम बराबर, अगर इसको वेट के रूप में हम लिखना चाहते हैं, किस रूप में लिखना चाहते हैं? वेट के रूप में, तो इसका एटॉमिक वेट के बराबर होता है, जो कि 27 ग्राम है। 27 ग्राम है। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम में कितना मोल हो रहा है? 1 मोल हो रहा है। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 27 ग्राम, जो कि 1 मोल के बराबर होता है। संख्या के रूप में पूछता तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर, लेकिन वेट के रूप में पूछेगा तो इसका एटॉमिक वेट के बराबर। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम बराबर कितना मोल हो रहा है? 1 मोल। और पूछ रहा है 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या। यहाँ अणु नहीं, यहाँ मोलों की संख्या होगी। क्या होगा? मोलों की संख्या होगी। तो 27 ग्राम में 1 मोल, तो 54 ग्राम में 2 मोल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पहला। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान की जो सांद्रता होती है वो होती है, इसको पहले ध्यान रखना है, क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट किसका? सॉल्यूशन का, और गुने 100। ठीक है, क्या हो गया? सॉल्यूट किसको कहते हैं? विलेय। सॉल्यूट किसको कहते हैं? विलेय। जो कोई चीज़ में घुलता है उसको सॉल्यूट कहता है। तो वेट उसका विलेय का, और फिर वेट सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? बिलियन को। तो उसका वेट, और गुने 100। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे चीनी और पानी लिए, चीनी का मात्रा कम है पानी की तुलना में, तो चीनी यहाँ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, जिसको बोलेंगे विलेय, जो घुलेगा। किस में घुलेगा? पानी में, क्योंकि पानी की मात्रा हम क्या ले रहे हैं?
ज़्यादा। तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, विलायक, घुलाने वाला। और दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों के वेट को, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा विलियन, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे घुलने वाला कौन है, नमक है। वो कितना है, 31 ग्राम। तो ऊपर क्या लिखा आ जाएगा, नमक का वेट, और बटा सॉल्यूशन। तो जल कितना है, 320 ग्राम। तो ये तो विलायक है, और घुलेगा कौन इसमें, नमक। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विलियन, क्योंकि विलियन तो दोनों को मिला के ही बनेगा। तो 320 ग्राम और 31 ग्राम, तो ये कितना हो गया। नीचे तो हमको वेट किसका लिखना है, सॉल्यूशन का। तो यहाँ से 1 हो गया, 5 और 3, ठीक है। और गुने क्या हो जाएगा, 100। और तो 3100 में जब 351 से हम भाग देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 8.83%। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 कार्बन परमाणु के बारे में, 10वां जो क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु के बारे में, ये जो लिखा हुआ है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये होगा कार्बन 6 और ये 12 होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, देखिए ये नीचे का जो दिया हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसको जेड से सूचित करते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। ऊपर जो होता है मास नंबर होता है, इसको किससे सूचित करेंगे, ए से। ये कितना हो गया, 12। और जितना जिसमें जेड होता है वो किसके बराबर हो जाता है, परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाता है। तो परमाणु संख्या नीचे वाला हो गया, तो ये कितना है, 6 है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मास नंबर कितना है, ऊपर वाला जो सूचित कर रहा है वो मास नंबर, ये 22 नहीं है, ये 12 है, ठीक है। तो ये 12 हो गया। अब जो होता है मास नंबर बराबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, A माइनस पी, A माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ से A मास नंबर 12 है, प्रोटॉन की संख्या कितना आ गया, जो यहाँ से निकला था प्रोटॉन 6 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 6। न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकला 6 और प्रोटॉन निकला 6। तो ये चौथा आंसर जो है 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, इससे हमको निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। ये हो गया 10वां क्वेश्चन। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये चौथा क्वेश्चन, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अब हम लोग चलते हैं 11वां क्वेश्चन पर। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक संख्या 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बराबर क्या होता है, मास नंबर बराबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। और न्यूट्रॉन 196 है, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना है, 196। तो इसकी परमाणु संख्या निकालना है। तो पहले प्रोटॉन, और ये भी हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या जो बराबर होता है, जेड जो बराबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या से। पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि परमाणु संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, A माइनस एन। ये कितना हो गया, 298 माइनस 196, मतलब 2 0 102। तो 102 क्या आ गया, 102 जो आ गया प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 102, दूसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सब काफ़ी आसान है। इकोटोन का अर्थ क्या होता है। तो इकोटोन जैसे कोई भी कम्युनिटीज़ दो होता है, जैसे 2 बायोम हुआ या कम्युनिटी, तो उसमें जैसे कोई फॉरेस्ट की है, दूसरा ग्रासलैंड की है, तो उन दोनों का जो ट्रांजिशन, जो मध्य का स्टेट होगा
उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोटोन कहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं, बायोम क्या मिलते हैं, जहाँ पे दो बायोम मिलते हैं। यह एक कम अस्तित्व वाली प्रजाति का क्षेत्र है, सीमित वनस्पतियों जीवों वाला क्षेत्र, उच्च बायोमास उत्पादन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। अब है कि किस रूप में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किस में होता है, एमिनो एसिड के रूप में होता है। और वसा का पाचन किस रूप में होता है, तो वसा का पाचन किस रूप में हो जाएगा, ये फैटी एसिड के रूप में। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हो गया, ग्लूकोज में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में किस में होता है, तो एमिनो एसिड में। और वसा का पाचन फैटी एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। तो फेरोमोन जो होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि जब वैसे जानवर जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन एक दूसरे को इसके थ्रू क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कहने का मतलब ये उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये सामाजिक, इसको जो हम लोग कहते हैं कि सामाजिक प्रतिक्रिया को क्या करता है, व्यक्त करता है। मतलब एक ही प्रजाति के सदस्य जो होते हैं वो इसके थ्रू सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। ये फेरोमोन क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा कि एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। जैसे चींटी एक झुंड बना के चलती है तो वहाँ पर फेरोमोन सब्सटेंस का रोल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट। इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो ए रिकेट्स जो होता है जिसमें हड्डियां भंगुर और ए कमज़ोर होती है, किसमें, विटामिन डी की कमी से। ये किससे होता है, विटामिन डी। ठीक है, फिर विटामिन सी से ये क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं। और इससे अस्कर भी होता है, मसूड़ों में खून आती है। ये अगर बी है तो B1 का अलग अलग टाइप है। जैसे B1 है तो ये थायमिन जिसको कहते हैं, बेरी रोग होता है इसकी कमी से। अगर विटामिन ए है तो ये रेटिनॉल है इसका रासायनिक नाम, और इससे रतौंधी होती है। ये है तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है कि रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। देखिए, रक्त का सबसे पहले पार्ट जो हम लोग देखते हैं कौन होता है, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो उसमें इसमें 92% जल है, तो ये फ्लूडी है। तो ये कौन होता है, फ्लूडी पार्ट जो रक्त का होता है वो प्लाज्मा होता है। कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है, और जिसमें 92% जल पाया जाता है। और ये जो ब्लड का लगभग 55 से 60% जो होता है वो कौन होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये पीले रंग का एक तरल है और चिपचिपा होता है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो विविधता, डाइवर्सिटी विविधता, बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता को ये दर्शाता है। पृथ्वी पर किसका विविधता को दर्शाता है, जीवन की विविधता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। देखिए, वस्तु का गति ये जो होता है
ये एक मैंने बताया, एक वेग होता है और एक क्या होता है, चाल होता है। तो दोनों गति का ये एक टाइप हो गया, एक वेग और एक चाल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चाल डिपेंड करता है दूरी पे और वेग डिपेंड करता है विस्थापन पे। तो वेग में जो होता है वो अपना एक निश्चित दिशा होती है, जबकि चाल में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जानते हैं? तो इसको हम लोग वेग के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई, संवेग को हम लोग सूचित करते हैं, संवेग को हम लोग किससे सूचित करते हैं? पी से। संवेग को पी से सूचित करते हैं और पी बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी। मास गुने वेलोसिटी, मास द्रव्यमान गुने वेग हो गया। ठीक है, तो द्रव्यमान, अब यूनिट इसका लिखना है तो द्रव्यमान का यूनिट क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, ये दूसरा आंसर। ठीक है, तो संवेग की इकाई क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया? तो पी बराबर एम वी। पी क्या हो गया? संवेग बराबर मास गुने वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी? तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं? परास, रेंज निकालते हैं। देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आर बराबर, परास के लिए क्या फार्मूला हो गया? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये साइन है, साइन 2 थीटा बटा जी। तो आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा का मान क्या हो? मैक्सिमम हो। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? साइन 90, जिसका मान 1 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो थीटा का मान कितना रखेंगे कि साइन 2 थीटा का मान 1 आ जाए? तो 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बटा जी, यही होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कब? जब साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू हम कितना रखेंगे? मैक्सिमम रखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब थीटा का मान 45 रखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 होगा, जो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस के आइसोलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के जो आइसोलेट्स होते हैं वो किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये जो है वो अग्नाशय है, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, इसका आंसर होगा। पैनक्रियाज जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें इसका जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। इसमें अल्फा सेल होता है। इसमें कौन सा सेल होता है? अल्फा होता है। उसके अलावा बीटा भी होता है। फिर इसमें डेल्टा सेल होते हैं। अल्फा सेल से इसमें ग्लूकागोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। तो ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है, लैंगरहैंस के आइसोलेट्स वो कहाँ से निकलते हैं? पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो सार्वभौमिक दाता आप लोग सभी लोग जानते होंगे। यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं वो कौन है? वो है ओ। कौन है? ओ है। लेकिन ओ को क्यों कहते हैं?
आखिर इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? कुछ तो रीज़न होगा। तो आप जानते हैं कि ब्लड का जो नामकरण किया गया है ग्रुप का, उसके एंटीजन के आधार पे किया गया। अगर एंटीजन किसी में ए है तो उसको ए टाइप, बी है तो बी टाइप, और ए और बी दोनों है तो ए बी टाइप, और कोई एंटीजन नहीं है तो ओ टाइप। तो जब एक ब्लड को दूसरे ग्रुप में डाला जाता है, दूसरे ग्रुप वाले ब्लड में डाला जाता है, तो सबके पास अपना एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी जो होता है, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उसकी पहचान करते हैं, वो एंटीजन को ही एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। तो अगर किसी में एंटीजन हो ही नहीं और उसको दूसरे में अगर हम डालेंगे तो उसकी पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसी एंटीजन के प्रति तो एंटीबॉडी क्या करता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। तो इसलिए ओ को हम कहीं भी डाल सकते हैं, इसलिए इसको हमको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर, हम लोग कौन सा एक टर्म आ गया, एंजियोप्लास्टी। देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये एंजियोप्लास्टी वो एक सर्जरी है। ठीक है, ये एक सर्जिकल प्रक्रिया है, और ये कहाँ होता है, हार्ट में। ये जो होता है कहाँ होता है, ये होता है हार्ट में। तो जैसे हृदय की जो मांसपेशियाँ होती है, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो रक्त वाहिका होती है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। उसी को इस सर्जिकल प्रक्रिया के थ्रू उस ब्लॉकेज को क्या करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, तो हृदय का जो मांसपेशी है, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करने वाला जो रक्त वाहिकाएं है, उसमें जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको एंजियोप्लास्टी के थ्रू उस ब्लॉकेज को हटाया जाता है, ताकि रक्त का फ्लो हो सके, सप्लाई हो सके। ओके, ये क्या हो गया, एंजियोप्लास्टी किससे रिलेटेड है, हृदय से। उसके बाद यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे दिया हुआ था एक पौधे का जीनोटाइप। पौधे का क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, उसमें जीनोटाइप दिया हुआ है, मतलब उसका जीनोटाइप टीटी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है। ये टीटी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो ये बोना को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ बोना को, और आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, आर ओ आर। तो ए टी और टी है, तो इसका ये जीनोटाइप स्मॉल टी दिखा रहा है, ये दोनों स्मॉल है, तो इसका मतलब इफेक्ट भी क्या होगा, ये बोना ही होगा। ठीक है, मतलब दिखने में कैसा लगेगा, फेनोटाइप किसको कहते हैं, जो एक्सटर्नली दिखता है वो फेनोटाइप हो गया। जीनोटाइप उसका जेनेटिक कंस्ट्रक्शन। एक इसमें एक राउंड है और स्मॉल राउंड है, मतलब एक से कैपिटल राउंड आया है, बड़ा वाला गोल आया, उसमें गुण है, और एक से छोटा। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ा प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, वो डोमिनेंट हो जाता है किस पे, स्मॉल वाले पे। मतलब जीन इसमें जो है वो राउंड वाले प्रॉपर्टी का भी जीन है। ठीक है, और ये झुर्रीदार वाले का भी है, लेकिन झुर्रीदार पे राउंड क्या हो गया, यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, प्रभावी हो गया, तो वो दिखने में कैसा लगेगा, वो गोल ही लगेगा। ठीक है, तो इसका फेनोटाइप क्या हो जाएगा, बौना और गोल हो जाएगा। तो ये तीसरा, इसका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? क्वेश्चन जो है SO2 के 0.6 अणु में, 0.6 अणु नहीं, यहाँ पे 0.6 मोल में, 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु हैं?
SO2 का कितना मोल लिया? 0.6 मोल, 0.6 मोल SO2 का इतना मोल लिया। तो इसमें सल्फ़र के कितने परमाणु हैं? तो पहले नंबर 0.6 मोल है किसका? SO2 का। तो सल्फ़र के कितने मोल हो गए? 0.6 हो गया। और 1 मोल अगर सल्फ़र हम लेते हैं तो इसमें कितने परमाणु होंगे? 1 मोल सल्फ़र में हो जाएंगे 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु, 1 मोल अगर लेते हैं तो सल्फ़र का। लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि 0.6 मोल SO2, पूरा का 0.6 है, तो सल्फ़र का भी कितना हो जाएगा इसमें अगर देखेंगे तो तोड़ के, तो इसका भी 0.6 हो गया। तो 0.6 मोल में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो 1 मोल में इतना, और गुने अगर कितना में कह रहा है? 0.6 मोल में, तो इतना से हम 0.6 से गुना कर देंगे तो 6×36 ये 3.6 और गुने 10⁻23, ये चौथा आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट था। इसको मैंने काफ़ी स्लो ढंग से बताया है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे। आप इसी ढंग से प्रैक्टिस सेट मैं बनाता रहूँगा। और ये प्रीवियस सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हो रही है रेलवे की, जो पैटर्न चेंज, जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम रेलवे का शुरू हुआ तब से इसने पैटर्न चेंज किया था, और बिल्कुल क्वेश्चन का अलग ढंग से ये लेवल आया है इसमें। और न्यूमेरिकल्स पर विशेष रूप से अब रेलवे फोकस कर रही है, तो आपको न्यूमेरिकल्स तो बनाने ही होंगे, और ये बिल्कुल आसान होते हैं, फार्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।